हमारा परिवार शुरू से कांग्रेस में रहा। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी के साथ भी रही और हमने वो वक्त भी देखा। दादी ने हमारी जो इमरजेंसी का वक्त था, वही जुमलेबाजी। आज बस अड्डे के हालात, अगर आप बस अड्डे के अंदर जाके देखिए नीरज जी, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा बस अड्डा भी होता है। पता ही नहीं लगता बस अड्डा है, दीवारें ही नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा तहस नहस करा। यहाँ तक कि उसमें एक वॉशरूम है, उसका भी पैसा चार्ज किया जा रहा है। पिछले दिनों राव साहब का भी बयान आया कि भाई ये प्रणाली ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि 10 साल से आप लोग कहाँ सो रहे थे। वहीं कांग्रेस में भी बड़े नाम हैं, आप खुद शामिल हैं। आप कहते हैं कि पंजाबी सीट थी और इसको कि छिन भिन करके दूसरे समाज के लोगों को दिया जा रहा है। सुखबीर कटारी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी दावा ठोकने में लगे हैं कि मेरा दावा पुख्ता है। आप कह रहे हैं कि मेरा दावा पुख्ता है, तो पुख्ता क्यों है आपका दावा? आप नमस्कार, स्वागत है विधानसभा के इस दंगल कार्यक्रम में आपका। मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंकज डावर मौजूद हैं। गुरुग्राम विधानसभा से ये ताल ठोकने में लगे हैं, तैयारी करने में लगे हैं और ये कहने में लगे हैं कि इस बार विधानसभा की टिकट उन्हें थमाई जाए। और चूंकि वे गुरुग्राम के मुद्दों को समय समय से सालों से उठाते रहे हैं, इसलिए उनका दावा पुख्ता है। इनसे बातचीत करेंगे, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पंकज डावर की पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, पंकज डावर कितनी शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं और पंकज डावर का राजनीतिक अनुभव कितना है। पंकज, स्वागत है आपका हरियाणा तक के इस मंच पर। क्या कहेंगे अपने बारे में, कुछ बताएं कि कैसे पंकज डावर कहाँ तक पढ़ा है, क्या कुछ किस परिवार से आता है और राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ? क्योंकि आपकी जो उम्र है वो काफ़ी युवा है और युवा खास तौर पर किनारा करते हैं राजनीति से। तो एक बार अपने बारे में बताइएगा और ये बताइएगा कि कैसे कांग्रेस तक का ये सफ़र पंकज डावर ने तय किया। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। पंकज डावर एक बहुत ही साधारण परिवार से, मेरे पिताजी व्यवसाय करते हैं, माताजी मेरी घरेलू है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक पुत्र है एक पुत्री है और जन्म मेरा गुड़गांव में हुआ सन 1976। 20 अगस्त 1976 को मेरा जन्म गुड़गांव में हुआ और हमारा परिवार शुरू से कांग्रेस में रहा। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी के साथ भी रही और हमने वो वक्त भी देखा। दादी ने हमारी जो इमरजेंसी का वक्त था और जिस तरीके से हालात बदले देश के, सब चीज़ हम लोगों ने देखी। बहुत ही साधारण परिवार से मैं हूँ और मैं सक्रिय राजनीति में युवा अवस्था से रहा। कॉलेज में भी मैं राजनीति में सक्रिय था, कॉलेज की राजनीति में। और उसके बाद क्योंकि एक जन्म से जुड़ाव था कांग्रेस के साथ हमारी दादी के टाइम से, मतलब कांग्रेस के अलावा कुछ दिखा ही नहीं, कुछ सोचा ही नहीं, कुछ दिमाग में भी नहीं रहा। तो शुरू से कांग्रेस में रहे। और अभी आपने एक बात कही कि मेरा दावा बनता है। नहीं, पहले आप अपनी शिक्षा के बारे में बताया कि कितना शिक्षा लिए हुए है पंकज डावर और कितना राजनीतिक अनुभव है पंकज को। देखिए, मैं ग्रेजुएट हूँ। मैंने द्रोणाचार्य कॉलेज गुड़गांव से बीए की डिग्री हासिल की और मैंने आपको बताया कि कॉलेज के समय से मैं राजनीति में सक्रिय, कॉलेज की राजनीति में भी मैं सक्रिय रहा। और उसके बाद 2008 से मैं कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहा। ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में मैं 2010 में रहा। उसके बाद तरह तरह की जिम्मेदारी मिलती रही। फिर मुझे लोकसभा का प्रभारी भी बनाया गया, फरीदाबाद का। उसके अलावा मेरे को हरियाणा प्रदेश व्यापार सेल का हरियाणा का चेयरमैन भी नियुक्त किया गया। और अभी लोकसभा चुनाव में मुझे मीडिया की एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी लोकसभा चुनाव में पूरी लोकसभा की दी गई। तो समय समय पर विभिन्न जिम्मेदारियां मुझे कांग्रेस में मिलती रही और मैं उन्हीं के पद पर जो जिम्मेदारी मिली बड़ी बखूबी मैंने निभाने का प्रयास किया और निरंतर आगे बढ़ता चला गया। तो मीडिया मैनेजमेंट तो काफ़ी बढ़िया कर लेते हैं पंकज भाई, लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि गुड़गांव विधानसभा से बादशाहपुर विधानसभा से इस लोकसभा चुनाव में राज बब्बर को अगर ये वोट प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता तो चुनाव जीत सकते थे। महज 75,000 कुछ वोटों से राव इंद्रजीत सिंह चुनाव जीते हैं। लेकिन गुड़गांव विधानसभा पंजाबी बहुल्य क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है, राज बब्बर भी पंजाबी समाज से आते हैं। तो ऐसी क्या कुछ वजह रही? अब तो समीक्षा हो चुकी होगी और समीक्षा के बाद निष्कर्ष भी निकला होगा कि आखिर कौन वो लोग थे जिन्होंने भीतरघात किया, कौन से वो कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने तैयारी पूरी नहीं की। आप क्या कुछ समझते हैं? आप तो काफ़ी समय से इस इलाके को देख रहे हैं और पंजाबी नेता के तौर पर आप भी जाने जाते हैं।
देखिए, राज बब्बर जी का एक चुनाव, एक ऐसा चुनाव, मुझे ऐसा लगता है कि जितने वोट उनको मिले, एक बेहतरीन चुनाव हम कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत ही बेहतरीन और एक सुलझे हुए नेता गुड़गांव लोकसभा में उतारे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी हार हुई। देखिए, हार तो हार है, चाहे 1 वोट से हो चाहे 1 लाख वोट से हो। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं कि उनकी जीत से ज़्यादा हमारी हार के चर्चे हैं। लेकिन हम गुड़गांव लोकसभा का अगर समीकरण देखते हैं, चाहे हम गुड़गांव की बात करें या बादशाहपुर की, आपने अभी पंजाबी वोटों की बात की थी। देखिए, एक तो हमें समय बहुत कम मिला, और ऐसा नहीं है कि पंजाबी वोट हमें नहीं मिले। लगभग 35,000 के आसपास वोट जो है, पंजाबी वोट जो है, इनको गुड़गांव से मिले हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हमें और 10-15 दिन का समय मिलता तो मैं कहता हूँ कि दावे के साथ हम जीत का परचम लहराते। अच्छा, जो मुद्दे रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, पिछले कुछ सालों में, मसलन कि सिविल अस्पताल का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण था, मसलन कि हर मानसूनी बारिश में जल भराव का मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण था, मसलन कि जो गुड़गांव का बस अड्डा है वो तत्कालीन पंजाब के, जब हरियाणा था ही नहीं, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह कैरो के द्वारा उसका निर्माण किया गया था। यानी कि हरियाणा बनने के बाद कोई बस अड्डा भी गुड़गांव को नसीब नहीं हुआ है। आपको लगता है कि आपके अलावा अगर बाकी नेताओं ने इन तमाम मुद्दों को भुनाया होता, रोड के ऊपर प्रदर्शन किया होता, जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को सुना होता, तो समीकरण कुछ चेंज होते, नतीजे कुछ और हो सकते थे लोकसभा चुनाव के? देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली। एक स्थानीय मुद्दे लोगों के उठ के बहुत सामने आए कि हमारे यहाँ पर कूड़े की बड़ी ज़बरदस्त समस्या है। मतलब एक इस तरीके का चुनाव बना लोकसभा में, लोगों ने इस चुनाव में अपने लोकल मुद्दों को देखते हुए वोट दिए। कि आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि सरकारी अस्पताल, एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य और कलंक है कि आज गुड़गांव में एक सरकारी अस्पताल के लिए जनता तरस रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस 10 साल के अंदर इस बीजेपी सरकार का अगर आप सिनेरियो देखें, इन्होंने सब कुछ अपने ऐशो आराम का बनाया। चाहे हम इनके कार्यालय की बात करें, चाहे हम रेस्ट हाउस की बात करें, उसको बनाने में वो कोरोना काल में भी बन गया। लेकिन एक अस्पताल के लिए लोग तरसते रहे, क्योंकि गरीब जनता के लिए बनाना है। और गरीब जनता, क्योंकि हमारे गुड़गांव में प्रवासी अधिक मात्रा में है, तो इस हिसाब से इनको लगा कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उन्होंने उस अस्पताल का निर्माण नहीं कराया। और हर बार दावा करते हैं कि अब बनेगा। अब भी ये दावा करा नया कि भाई हम इतने 1000 करोड़ रुपए लगाने जा रहे हैं, 700 बेड का, के 2000 बेड का, कभी कुछ कहते हैं, अलग अलग बेड की श्रेणियां देते हैं। तो इनके जितने भी नेता है, मैं तो उनको भी कहता हूँ कि भाई आप अपनी दुकानदारी को छोड़िए, आप लोगों के भले की बात कीजिए, हर चीज़ में राजनीति को मत लाइए। एक अस्पताल जो गुड़गांव की एक ज़रूरत है, हर आदमी आज प्राइवेट अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकता, तो उसके लिए ये सरकार बहुत बड़ी फेलियर साबित हुई। और ये मुद्दा मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनको ले बैठेगा। इसके अलावा बस अड्डे की बात कीजिए, कई साल पहले ज़मीन इन्होंने वहाँ पे अधिग्रहण करा राजीव चौक पे कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा बनाएंगे। वही जुमलेबाजी। आज बस अड्डे के हालात, अगर आप बस अड्डे के अंदर जाके देखिए नीरज जी, तो आपको पता लगेगा कि ऐसा बस अड्डा भी होता है। पता ही नहीं लगता बस अड्डा है, दीवारें ही नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा तहस नहस करा। यहाँ तक कि उसमें एक वॉशरूम है, उसका भी पैसा चार्ज किया जा रहा है। अरे आपने बस अड्डा नहीं दिया, सहूलियतों के पैसे भी ले रहे हो, बड़े एक शर्म की बात है। और जल भराव एक ऐसी समस्या, एक ऐसा कलंक आज गुड़गांव में हो चुका है कि आप कोई सी भी ऐसी गली, यहाँ तक कि DLF जिसको हम न्यू गुड़गांव कहते हैं, वहाँ भी यही हालात है। और बड़ा एक अजीब लगता है बोलते हुए कि हम गूगल पे लिखते हैं, मुझे लगता है कि लिखेंगे गुरुग्राम तो लिखा आएगा कूड़ाग्राम। आज कूड़े के लिए एक हमारा गुड़गांव आज मशहूर हो गया। आपने नाम बदल के कर दिया गुड़गांव का गुरुग्राम, तो मैं कहता हूँ गुरुग्राम से आज कूड़ाग्राम हो गया। बड़ा एक शर्म सी महसूस होती है कि आज गली में हर कोने पे जाके आज कूड़ों के ढेर लग रहे हैं और हर चीज़ में भ्रष्टाचार लिप्त है। आप निगम के देखिए, आज उन्होंने उस एजेंसी को हटाया। इनके बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता आज अपनी सरकार पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों राव साहब का भी बयान आया कि भाई ये प्रणाली ठीक नहीं है, ये कंपनी ठीक नहीं है। मैं कहता हूँ कि 10 साल से आप लोग कहाँ सो रहे थे? अब जब चुनाव का समय आया तो आपको अपनी सरकार पे आज क्वेश्चन, ये सब एक राजनीतिक एक षड्यंत्र के तहत सब कुछ किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे गुड़गांव की जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि अब चुनाव है, इस तरीके की बातें ये नेता कर रहे हैं। आज गुड़गांव बहुत सारी समस्याओं से त्रस्त है। आज गुड़गांव को विकास की ज़रूरत है। एक इतना बड़ा गुड़गांव हो चुका है और इतने लोग और इतने बाहर के भी लोग यहाँ पर रहा करते हैं, सबको सुविधाएं देना भी आज हमारा एक दायित्व भी बनता है। रोटी, कपड़ा और मकान। आज लोगों को ये, इसके लिए भी अगर सरकार के आगे भीख मांगनी पड़ रही है। एक कभी अस्पताल के लिए दवाइयाँ नहीं है, अभी हमने पीछे औचक
किया था निरीक्षण, आप लोगों ने शायद उसको कवर किया था। तो अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड की एक मशीन है, इतने बड़े शहर के अंदर एक अल्ट्रासाउंड की मशीन चलेगी। तो बहुत सारी चीज़ है, इन सब का विकास करने की ज़रूरत है। अच्छा, धुरंधरों का चुनाव कहा जा रहा है, गुड़गांव विधानसभा का हॉट सीट के तौर पर जाना जा रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से नवीन गोयल, जीएल शर्मा और भी कुछ मुकेश शर्मा और भी कुछ बड़े नाम हैं जो कि इस दौड़ में शामिल हैं। वहीं कांग्रेस में भी बड़े नाम हैं, आप खुद शामिल हैं। आप कहते हैं कि पंजाबी सीट थी और इसको कि छिन भिन करके दूसरे समाज के लोगों को दिया जा रहा है। सुखबीर कटारी जो पूर्व मंत्री हैं वो भी दावा ठोकने में लगे हैं कि मेरा दावा पुख्ता है। आप कह रहे हैं कि मेरा दावा पुख्ता है, तो पुख्ता क्यों है आपका दावा? अपने बारे में कुछ बताएं कि आपका दावा पुख्ता क्यों माना जाए। देखिए, दावा करना एक सबका दायित्व है और सब करते भी और करना भी चाहिए, क्यों ना करें। मैं बीजेपी नेताओं की बात नहीं करूंगा कि उनके क्या दावे हैं कि वो पहले हमारी पार्टी में रहने के बाद आज दूसरी पार्टियों में है, तो उनके दावों को तो खैर मैं दावा मानता ही नहीं, उनके बारे में मैं बात नहीं करता। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में काफ़ी दावेदार हैं और ये दावा एक कोई हमारा लड़ाई नहीं है, दावा सबका हक बनता है, सब मांगे, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट दे, सब इस बात का भी प्रण लेके उसका झंडा उठाएंगे। चाहे मैं हूँ, मुझे टिकट नहीं मिलेगी तो जिसको मिलेगी मैं उसका झंडा उठाऊंगा, अगर दूसरों को नहीं मिलेगी मुझे मिलेगी तो वो मेरा झंडा उठाए। एक ऐसी प्रणाली जरूर होनी चाहिए। हमें कांग्रेस को देखना है, हमें खाली एक कैंडिडेट को नहीं देखना, बेशर्ते कि कैंडिडेट साफ छवि का हो, स्वच्छ छवि का हो, ईमानदार हो और लोगों के बीच का हो। बाहरी हमें नहीं चाहिए, हमें कोई ये नहीं कि आप बाहर से कैंडिडेट हो, वो हमें किस लिए चाहिए, क्योंकि हमारे पास खुद के पास बहुत कैंडिडेट्स हैं और सभी कैंडिडेट मजबूत है। एक भी हमारे पास, हमारे जितने भी दावेदार हैं, मैं कहता हूँ कि सभी के सभी बहुत मजबूत है और सबकी पृष्ठभूमि कांग्रेस ही है। और जहाँ तक आपने मेरे दावे की बात की है, देखिए मैं पिछले कई सालों से कांग्रेस के साथ संघर्ष कर रहा हूँ और कांग्रेस के लिए है। मेरे ब्लड के अंदर सिवाय कांग्रेस के कुछ नहीं। ये मैं आपके ऑन कैमरा कहता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस को छोड़ूंगा उस दिन मुझे लगता है कि मैं राजनीति से भी संन्यास ले लूंगा। कांग्रेस के अलावा मेरे दिल में, मेरे दिमाग में और दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ रहा हूं और मरते दम तक मैं कांग्रेस के साथ रहूंगा। राज बब्बर भी कहते हैं आप अपने इंटरव्यूज़ के दौरान कि पंकज डावर ने काम किया है, तो क्या लगता है कि राज बब्बर साथ देने वाले हैं, विधानसभा टिकट के लिए आपका पैरवी करने वाले हैं? क्योंकि हर नेता के पीछे कुछ ना कुछ नेता होते हैं जो पैरवी करते हैं और टिकट की तक का रास्ता तय करते हैं। देखिए, प्रमाण की जरूरत नहीं है साक्षात को, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका काम सभी को दिखता है। खाली राज बब्बर जी की बात नहीं है या और नेताओं की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में हमने बहुत नज़दीक से राज बब्बर जी को देखा। राज बब्बर जी एक ऐसे व्यक्तित्व है जो अपनी ओर सबको खींच लेते हैं। आज उन्होंने अपने मतलब लोगों ने अपने दिल में बसा लिया आज राज बब्बर जी को। और राज बब्बर जी बहुत सुलझे हुए और बहुत बड़े नेता है। अगर उन्होंने कहीं ऐसा इंटरव्यू में कहा है तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राज बब्बर जी ने मेरे लिए अगर ये शब्द यूज़ करे, तो मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली मांगता हूँ। और देखिए, टिकट मेरिट के बेस पे मिलेगी, जैसा कि अभी बाबरिया जी ने भी कहा, हुड्डा जी ने भी कहा और हमारे उदयभान जी ने भी कहा और दीपेंद्र भाई ने भी कहा कि टिकट जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पे मिलेगी। अगर मेरिट के आधार पे टिकट होगी तो मुझे लगता है कि मेरिट के आधार पे हम भी बिल्कुल सही सटीक साबित होंगे। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा अनुमान है। बाकी तो जो ऊपर वाले की इच्छा और जो हमारा हाईकमान जो चाहेगा, जिसको टिकट देंगे, बिल्कुल 100% पार्टी के साथ रहेंगे और उसका साथ देने का। आवेदन कर दिया आपने क्या टिकट के लिए? बिल्कुल आवेदन कर चुके। गुड़गांव विधानसभा कितने आवेदन जा चुके हैं? देखिए, ये तो अभी 10 तारीख तक का समय है। 10 तारीख तक एक बार हो जाए तो उसके बाद पूरा एग्जैक्ट पता लगेगा कि कितने लोगों ने आवेदन किया है। अच्छा, विज़न की बात करते हैं। हर स्थानीय निवासी ये सोचता है कि मेरा नेता ऐसा होना चाहिए जो मेरे मुद्दों की बात करे। पंकज डावर के अगर मौका मिलता है विधानसभा में जाने का, तो विज़न क्या है गुड़गांव के लिए आपके पास? देखिए, सबसे पहले एक ऐसा विजन होना चाहिए, लोगों का विजन ही हमारा विजन होना चाहिए। लोग अपने शहर को कैसा देखना चाहते हैं, जैसा लोग चाहते हैं वही हमारा विजन होना चाहिए। किसी पे अपना विजन आप थोप नहीं सकते। विजन आप अच्छे अच्छे बताएंगे, लेकिन क्या वो पूरे होंगे? कोई कहता है कि मैं पेरिस बनाऊंगा, कोई कहता है मैं न्यूजीलैंड बनाऊंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सबसे पहले जो आपका हो, आपके शहर का हो, आपका यहाँ का बाशिंदा हो, जो यहाँ का सब कुछ जानता हो, जो जड़ से जानता हो, जिसका हाथ पकड़ के आप कभी भी काम करवा सकते हो। ऐसा नहीं चाहिए कि जिसको मिलने के लिए भी आपको समय में लेना पड़े कि भाई आप मिलोगे कि नहीं मिलोगे, और जिनके साथ दुनिया भर के बॉडीगार्ड घूम रहे। हमें मेरे को लगता है कि शायद गुड़गांव के लोगों को ऐसा नेता की जरूरत नहीं, हमें अपने जैसा अपना नेता चाहिए। मैं गुड़गांव का, गुड़गांव मेरा, ये मेरा एक नारा है। नहीं, अगर मुद्दों की बात की जाए तो किन मुद्दों को लेकर पंकज डावर जनता के बीच में जाने वाला है? आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी, आपने नया सवाल कर लिया। जनता का जो मेन मुद्दा आज है,
सबसे पहला ये है कि आज पानी जो जल भराव है ये सबसे बड़ी समस्या आज पूरे गुड़गांव की है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका एक सुलझाव करने का। और 900 मीटर की जितनी भी समस्या है गंभीर समस्या है, क्योंकि वहाँ पर कोई करोड़पति नहीं रह रहे। आप देखिए, आप वहाँ पर एक ऐसा इंसान रहता है जो खून पसीने की कमाई वाला, जो आज उसको एक 900 मीटर के दायरे में उलझा के रख दिया कि 300 मीटर को देंगे, 900 को नहीं देंगे, 100 को देंगे। मैं कहता हूँ आखिर बसते तो इंसान है। एक उनका जो मेन मुद्दा वो सुलझाने का प्रयास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखिए, वो आज इतनी परेशानियों से झेल रहे हैं कि आज बिजली तक उपलब्ध नहीं कराई जा रही, लेंटर माफिया चल रहा है। एक इतनी गंभीर समस्या 900 मीटर की है, उसको सुलझाने का 100% प्रयास करा जाएगा। और इसके अलावा मैं पहले भी कह चुका हूँ, कम से कम 3 से 4 यहाँ पर अस्पताल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी काया स्वस्थ है तो हम कुछ कर पाएंगे, अगर हम स्वस्थ ही नहीं है तो हम कितने भी विजन बना लें। तो हमेशा इंसान को झुक कर, और मैं कहता हूँ कि गरीब आदमी की तरफ ज़रूर देखो। खाली आप लोग, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और एक मिलेनियम सिटी इसको बोला जाता है, यहाँ पर हर तबके का लोग है। सबसे ज़रूरी यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को बनाना है, और इसके अलावा सरकारी अस्पताल। ये एक मेरी दिल की इच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, ये तो भगवान जाने। मेरी इच्छा है कि अगर ऐसा कोई हमें जनता ने पावर दी और भगवान का आशीर्वाद रहा, ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि जितने भी यहाँ पर अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है, चाहे वो IAS हो, चाहे SCS हो, या कोई भी बड़े अधिकारी है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े। ये मेरी ऐसी इच्छा है, तभी इन स्कूलों का सुधार हो पाएगा। अन्यथा नहीं, खाली बातों में होगा कि हमने 100 स्कूल खोली। जब तक अफसरों के आपके जो बच्चे हैं वो उस स्कूल में पढ़ेंगे तो सुविधाएं भी मिलेगी, और अपने बच्चों को देख के तो कम से कम स्कूल सुधारेंगे। तो मेरी एक ऐसी इच्छा है कि कुछ ऐसा वो करना चाहिए। सरकारी अगर कोई भी अफसर गुड़गांव में या पूरे हरियाणा में कहीं ऐसा नौकरी करे, उनके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे उन अधिकारियों को पढ़ाने की जरूरत क्या है? पूर्व मंत्री हैं भाजपा के, उन्होंने कहा है कि अहमद शाह अब्दाली सर के सरीखे अधिकारी यहाँ पे भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार से कैसे निपटेंगे? देखिए, भ्रष्टाचार आज जड़ों तक जा चुका है। भ्रष्टाचार से निपटना इतना कोई आसान नहीं है कि हमने एक जादू की छड़ी घुमाई और भ्रष्टाचार खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। जो भी अगर अपने विजन में कहता है मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। भ्रष्टाचार जड़ों तक है। हम इसको कम करने का हम एक उसकी कोई प्रणाली बना सकते हैं कि भ्रष्टाचार तक आदमी पहुँचे ही ना। आज क्या है कि लोगों के पास समय नहीं है, किसी का नक्शा पास नहीं हो रहा तो वो सीधा कहता है, दुनिया भर के दलाल आज घूम रहे कि भाई नक्शा पास कराना कितने पैसे लेगा। हुड्डा का आप चरम पर है, आप जाके निगम में हालात देखो। तो भ्रष्टाचार में लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं, खाली अफसर नहीं। अफसर तो जब लेंगे ना, जब लोग देंगे। आज भ्रष्टाचार को बढ़ावा लोग दे रहे, क्योंकि सिस्टम बड़ा कोलैप्स हो चुका है। उनको पता कि यार ये धक्के खिलाएंगे, अगर ठीक काम भी करेंगे नहीं। आपको अगर एक अपनी ID भी ठीक करानी है ना, कोई हाउस टैक्स का आपका गलत आ गया, तो आज ये वो बन चुकी है, और यार ले दे के यार कुछ करवा दे। ये एक वो बन चुकी, क्योंकि पता है कि आज काम ही नहीं होगा। तो हमें इन सिस्टम तक समझने की, इसको बिल्कुल जड़ से समझने की ज़रूरत है, तब जाके इस पर कुछ विराम लग सकता है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है गुड़गांव, बेरोज़गारी चरम पर है। तो बेरोज़गारी को लेकर क्या कुछ विज़न है पंकज डावर के पास? अगर पंकज डावर विधायक बनता है तो जो गुड़गांव के जो बेरोज़गार युवा हैं उनको तो मानेसर में भी जॉब नहीं मिल रही है, उनको जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है, क्राइम में लिप्त हो रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि आज हमारे युवा अपने मिलेनियम सिटी होने के बावजूद भी कोई बेंगलोर में काम करने जा रहा है, कोई विदेशों में काम करने जा रहा है, क्योंकि इस सरकार की जो पॉलिसी है वो ही गलत है। पीछे इन्होंने कहा कि हरियाणवी जो होंगे वो हरियाणा में नौकरी करेंगे। क्या वो हो पाया? क्या पॉसिबल है? ये देखिए, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे गुड़गांव के, जो इनकी एसोसिएशंस है, उन लोगों के साथ बैठकर, क्योंकि बच्चे देखिए सबके हैं, खाली कोई एक परिवार का उसकी बात नहीं है, उनके साथ बैठकर ऐसी एक वो बनाई जाए, एक सिस्टम बनाया जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए उन लोगों के साथ, जिसमें उनको भी परेशानी ना हो, कि कोई दबाव नहीं है कि भाई आपको तो यहाँ के बच्चे ही लेने, दूसरे बच्चे नहीं लेने। क्वालिफिकेशंस भी देखी जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर हमारे यहाँ के बच्चों में क्वालिफिकेशंस है तो आप यहाँ का बच्चा ही लीजिए, बजाय इसके कि बाहर के आप देखिए। तो उनके साथ बैठ के कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है निकल कर आए, रोजगार के अवसर ज़्यादा निकले। और इसके अलावा एक और भी बहुत अच्छा कदम हो सकता है। आज क्या है, आप देखिए कि निगम में ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। मैं निगम की बात रोजगार के साथ जोड़ूंगा। मेरा मानना है कि हमारी सरकार आने के बाद हम अपने जो मुख्यमंत्री होंगे, हुड्डा साहब होंगे, तो हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि भाई अगर हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते हैं तो एक ऐसा एक कानून बनाना चाहिए, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए कि विंग्स बननी चाहिए। आज अगर निगम के अंडर स्ट्रीट लाइट का है तो स्ट्रीट लाइट का आप ठेका मत दीजिए, आप
इनके अपने इंटरनल विंग्स बनाइए। आप कम से कम 50 विंग्स बना सकते हैं, उससे एक तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और भ्रष्टाचार पे भी वो आप देखिए कहीं ना कहीं रोक लगे। आज आप कूड़ा उठाने की एजेंसी कर देते हैं, मैं कह रहा हूँ आप एजेंसी कर रहे हो, ये एजेंसी की कोई जरूरत नहीं, आप अपना विंग्स बनाइए ना। आप सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, आप 500 गाड़ी, 1000 गाड़ी, 2000 गाड़ी जो भी लेनी है आप लो, आप उसमें ड्राइवर को भी देखो रोजगार मिलेगा और उनके जितने भी और भी जो लोग हैं सबको रोजगार मिले। ऐसे दुनिया भर के विंग्स बन सकते हैं। उन विंग्स में भी आप देखिए कि लाखों की संख्या में रोजगार का बढ़ावा मिलेगा रोजगार को। तो इस तरीके का सिस्टम जो है सरकार को जरूर डेवलप करना चाहिए। हम अपनी सरकार आने के बाद, कांग्रेस की सरकार आने के बाद, मैं देखिए पूरा प्रयास करूंगा, अगर हमारा थोड़ा भी इसमें चल पाया तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि इस तरीके का सिस्टम जरूर डेवलप होना चाहिए। धर्मवीर गाबा के बाद से लेकर अब तक किसी पंजाबी के बारे में हुड्डा सरकार ने सोचा नहीं है कि उसको टिकट दें, तो क्या लगता है कि इस बार हुड्डा साहब सोचने वाले हैं गुड़गांव शहर के लिए कि जो पंजाबी सीट थी उसको बरकरार रखा जाए, फिर किसी पंकज डावर को या फिर किसी अन्य योग्य व्यक्ति को यहाँ से टिकट दिया जाए? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये पंजाबी बहुल्य क्षेत्र है, ये तो सभी के सामने है। कोई आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं, मुझे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए कई बार अलग अलग समीकरण होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग एक राजनीतिक बहुत सारे दावपेच होते हैं जिसको देखा जाता है। लेकिन मुझे इस बार इस तरीके का लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी, हुड्डा साहब 100% यहाँ से पंजाबी उम्मीदवार उतारेंगे, चाहे किसी को उतारे लेकिन पंजाबी उम्मीदवार उतारेंगे। मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लग रहा है। राजनीतिक दावपेच की बात की आपने, तो क्या पंकज डावर वो राजनीतिक दावपेच सीख रहा है या सीख चुका है कि टिकट के दावे की बात कर रहा है आज? देखिए मैंने पहले कहा कि मैं बड़ा साधारण सा आदमी हूँ, जैसा अंदर हूँ वैसा बाहर हूँ। मैं उस तरीके की राजनीति नहीं करता कि किसी को नीचे दिखाना हो, मैं ऐसी राजनीति करूँ। मैं बड़ा भगवान पे भरोसा करने वाला आदमी हूँ और ईश्वर की जो मर्जी होगी वो अच्छा ही होगा और मुझे लगता है कि हमारा अच्छा समय आने वाला है। तो कांग्रेस का अच्छा समय आने वाला है, ये कहना है वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंकज डावर का। ये एक और उम्मीदवार हैं गुरुग्राम विधानसभा से जिनसे हमने आपको रूबरू कराया है। ये बताने की कोशिश की है कि आपके क्षेत्र के, आपकी विधानसभा के उम्मीदवार, वो तमाम उम्मीदवार कितनी शिक्षा लिए हुए हैं, कितना राजनीतिक अनुभव लिए हुए हैं और गुरुग्राम विधानसभा को लेकर क्या कुछ उनके पास विज़न है, आपकी समस्याओं को कितना समझते हैं, शिक्षा को लेकर क्या कुछ समझते हैं, चिकित्सा को लेकर क्या कुछ समझते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या कुछ उनके दिमाग में विज़न है। ये तमाम वो मुद्दे, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, युवाओं के रोज़गार की बात हो या फिर सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर को, उसकी आबो हवा को साफ़ सुथरा करने की बात हो, ऐसे ही और तमाम उम्मीदवारों से आपको मिलवाएंगे। और फिर हरियाणा तक की टीम जनता के बीच में भी जाएगी। वो तमाम चौपाल के दौरान आपको दिखाएंगे जनता की समस्याएं और जनता से पूछेंगे कि वो किस तरह के उम्मीदवार को प्रेफर करने वाले हैं, किस तरह का उम्मीदवार हो जिन्हें कि अब की बार वो विधानसभा में भेजने वाले हैं, जो कि उनके मुद्दों की बात को उठाए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ।